एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम टीजीटी साइंस के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। आप लोग खुद भी यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की ट्राई करना, पता चल जाएगा तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल आर प्रेजेंट निक्रोम। कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है निक्रोम के अंदर। देखो बच्चों, यहाँ पर निक्रोम, निकल क्रोमियम तो प्रेजेंट होगी इसके अंदर, निक्रोम नाम से ही कंफर्म हो रहा है, लेकिन साथ में और कौन सी प्रेजेंट होगी, ये दो, इन दोनों में निकल क्रोमियम है। निकल क्रोमियम आयरन प्रेजेंट होती है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, निकल क्रोमियम आयरन प्रेजेंट होती है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर निकल क्रोमियम आयरन और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होती है, बट निकल क्रोमियम है वो ज्यादा प्रेजेंट होती है आयरन मैग्नीशियम से। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट बनेगा। ये एलॉय से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको सारे एलॉय अच्छे से पढ़ने हैं। ये एक्सप्लेनेशन साथ में जोड़ रखी है, आप इन एलॉय को अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना। एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा टीजीटी साइंस के अंदर आता है यहाँ से। ठीक है, जैसे ब्रास किसको बोलते हैं, ब्रोंज किसको बोलते हैं, गन मेटल किसको बोलते हैं, निक्रोमियम किसको बोलते हैं, जर्मन सिल्वर किसको बोलते हैं, सारे एलॉय पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट बतानी जो ट्रू नहीं है। यहाँ पर बच्चों साउंड से क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को मैंने साउंड नहीं करवाया क्योंकि टाइम इतना नहीं मिल पाया साउंड करवाने का। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर साउंड के बारे में, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारा साउंड करवा दूंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो साउंड के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि जो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड में ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर होती है गैस के अंदर। ठीक है, एक बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी आपको ये पता होनी चाहिए कि साउंड है वो मैकेनिकल वेव होती है। साउंड कैसी वेव होती है बच्चों, मैकेनिकल वेव होती है, जो ट्रेवल नहीं करती वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती, नॉन मैकेनिकल वेव होती है, वो ट्रेवल कर जाती है वैक्यूम के अंदर, जैसे लाइट होती है अपनी। ठीक है, अब मैकेनिकल वेव में कौन सी वेव होती है साउंड, लॉन्गिट्यूडनल। मैकेनिकल में कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। तो आप लोगों को इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए साउंड के लिए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मेटल देन इन एयर। बिल्कुल सही है, मेटल में ज्यादा ट्रेवल करती है देन एयर से। ठीक है, बिल्कुल। साउंड कैन बी इजिली प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम। बिल्कुल गलत है बच्चों, देखो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती, इसीलिए तो साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, ये वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती। इन साउंड के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। बिल्कुल सही है, एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जब साउंड आती है वाइब्रेट होने लगते हैं पार्टिकल। ठीक है, साउंड कैन बी प्रोपेगेट थ्रू मीडियम। बच्चों साउंड के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड के लिए या तो सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, गैस होना चाहिए। वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती। तो जो नॉट करेक्ट पूछा था, तो बी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये साउंड के बारे में आप पढ़ लेना यहाँ से एक बार। क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। ट्रू बताना है। मायोपिया है, क्या उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगता है। हाइपरमेट्रोपिया है, उस वो क्या फार साइटनेस है। देखो दूरदर्शी है हाइपरमायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सॉरी, मायोपिया है क्या उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगता है। इन दोनों का आंसर देना हमें। तो जो मायोपिया होता है बच्चों, मायोपिया के अंदर देखो, अगर हमें इसका कंसेप्ट यही, आप वैसे आप लोगों को करवा चुके, सर करवा चुके आपको, लेकिन कंसेप्ट बता देती हूँ। क्लियर इमेज के लिए सारी रेखा रेटिना के ऊपर बनना जरूरी है। ठीक है, क्लियर इमेज के लिए सारी रेखा रेटिना के ऊपर बनना जरूरी है। बट जो मायोपिया होता है ना, निकट दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके अंदर क्या होता है, जो इमेज है, मतलब जो सारी रे है वो यहाँ पर देखो पास में, मतलब बिल्कुल रेटिना से पहले ही इमेज क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। ठीक है, ये इमेज रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसको नियर साइटनेस दोष बोलते हैं। ठीक है, इसको रेटिना पे बनाने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिएगा, कनकेव लेंस। तो ये क्या है, मायोपिया, कनकेव लेंस। हाइपर मायोपिया होता है ना बच्चों, इसके अंदर इमेज दूर बनती है, रेटिना से दूर बनती है। इसको पास में करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिएगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये इन दोनों की स्टोरी थी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। सेकंड ऑप्शन है जो, मतलब ओनली 2 आएगा इसके अंदर। ठीक है, मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस नहीं, कनकेव लेंस चाहिएगा, और जो सेकंड वाला है बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए इनकरेक्ट। पोलिनेशन होता क्या है बच्चों, जहां पर मेल पार्ट के एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है, और उसको पोलन ग्रेन को फीमेल पार्ट के, फ्लावर के फीमेल पार्ट में, जो पिस्टन जिसको बोलते थे, उसके अंदर एंट्री करवाना, वो होता पोलिनेशन, ट्रांसफर हो जाना पोलन ग्रेन का। ठीक है, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, उसको बोलते पोलिनेशन।
अब इसमें इनकरेक्ट बताना पोलिनेशन के लिए, ठीक है। तो डोमिनेट पोलिटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट आर मोथ हैंड बटरफ्लाई। डोमिनेटिंग पोलिटिंग एजेंट है, देखो क्वेश्चंस करने का इतना फायदा होता है, पोलिनेशन में आपको करवा चुकी, बट ये कंसेप्ट देखो उसके अंदर वैसे, क्योंकि ये कंसेप्ट बताया ही नहीं जाता डोमिनेटिंग कौन सा होता है, तो लेकिन क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। डोमिनेटिंग पोलिटिंग एजेंट है इंसेक्ट आर मोथ एंड बटरफ्लाई। पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बिल्कुल सही है। पोलिनेशन वाटर से होता है बट रेयर होता है, जैसे रेन कब, बारिश कब होगी, वाटर से कब होगा, ठीक है, रेयर होता है। पोलिनेशन बाय विंड, जो हवा से पोलिनेशन होता है उसको एबायोटिक पोलिनेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। मैंने आपको बताया था बायोटिक पोलिनेशन होता है, एक एबायोटिक पोलिनेशन होता है। बायोटिक के अंदर कोई इंसेक्ट है, इनसे पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है। और एबायोटिक में क्या होता है, जो विंड से, एयर से, पानी से, इनसे होता है, वो एबायोटिक पोलिनेशन होता है, ठीक है। फ्लावर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही, जो फ्लावर हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अच्छी सी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि जो ये इंसेक्ट वगैरह है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके पोलिनेशन के लिए। तो ये तीन ऑप्शन ठीक है, बट डोमिनेटिंग पोलिटिंग एजेंट, पोलिनेशन एजेंट होते हैं ना बच्चों, वो हमारे पास जो हनी होता है, हनी बी, जो बी होता है वो होता है डोमिनेटिंग, प्राइमरी डोमिनेटिंग पोलिटिंग एजेंट, नॉट मोथ एंड बटरफ्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। पोलिनेशन क्या होता है बच्चों, इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर से और कहां तक, फीमेल के स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, ठीक है। तो ये क्या है, पोलिनेशन, ये आपको करवा चुकी, पीडीएफ को भी मैं डाल चुकी। अब देखो क्वेश्चन है बच्चों, मास बाय मास, ये हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में ही मानो, क्योंकि ये मोल कंसेप्ट से ही मानो आप, क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है मास बाय मास, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, आराम से पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ शुगर इज नीडेड टू बी डिजोल्व, देखो क्या बोल रहा है, 30 ग्राम शुगर थी, ठीक है, और उसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, हमें नहीं पता कितना पानी, ठीक है। 30 ग्राम शुगर को पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया और शुगर का सोल्यूशन बना दिया। अब ये बोल रहा है कि मास बाय मास है 10%, 10% मास बाय मास है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितना पानी यूज हुआ, कितना पानी यूज हुआ, बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहो। मास बाय मास क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ये क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सोल्यूशन ही होता है नॉर्मली। अगर हम चीनी को पानी के अंदर डाल दे, सॉल्वेंट अपना पानी हो गया, सोल्यूट क्या हो गया, अपनी चीनी हो गई, तो ये सोल्यूशन ही तो बन गया, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन सोल्यूशन, ठीक है, डिसॉल्व किया जाता है। और सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है, जैसे शुगर है, ये तो सिंपल बता रखा, होमोजेनियस मिक्सर। अब देखो मैंने सोल्यूशन बताया हुआ है, इतना तो आपको मैंने आइडिया दिया हुआ है सोल्यूशन के बारे में, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है सोल्यूशन का, ठीक है। अब देखो शुगर है, 30 ग्राम शुगर को पानी के अंदर डाल दिया, हमें नहीं पता कितना पानी था, ठीक है। मास बाय मास कितना परसेंट है, 10%। अब यहाँ पर मास बाय मास है, मास बाय मास, यहाँ पर देखो 10% है, ये कितने परसेंट है, 10%, तो यहाँ पर लिखोगे आप 10%, ठीक है। ये कितने हैं, 10%। मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 30 ग्राम, 30 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट कितना, 30 ग्राम प्लस सोलवेंट कितना, हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 10%, सिंपल ही है। यहाँ से क्या करना है, सोल्व करना है, देखो ये सोल्व करना है, मतलब 270 क्या था, 270 ग्राम क्या था अपने पास, पानी था, 30 ग्राम क्या था उसके अंदर, सोल्यूट था, ठीक है। अब पूछा बच्चों, व्हाट विल बी द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है। तो एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड होते हैं, वैसे इसकी एक ट्रिक को है, मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर पिक लेके वो भेज दूंगी, ठीक है। जब मैंने याद किए थे, एक ट्रिक है उसकी, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वहां से याद कर लेना। वैसे इसका आंसर बता देती हूँ, एल्यूमिनियम, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा बच्चों, एल्यूमिनियम, क्योंकि एसिड से भी रिएक्ट कर देता है और बेस के साथ भी। इसका जो ऑक्साइड होता है Al2O3, इसका ऑक्साइड बनता है Al2O3, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी, ठीक है। इसलिए क्या है, एम्फोटेरिक। जैसे ZNO है, एम्फोटेरिक है, ठीक है, और MnO2 है, एम्फोटेरिक है, ठीक है, PbO है, एम्फोटेरिक है। तो ये आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर भेज दूंगी, ठीक है। एक पूछ लेता क्वेश्चन एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, कंफर्म पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम होता है वो क्या करता है बच्चों, एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ और इन द एब्सेंस ऑफ एयर,
बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। देखो बच्चों ये क्वेश्चन ये है ना, लाइन भी मैंने एज इट इज लिखवाई हुई है। कैल्सिनेशन होता है, और को हीट किया जाता है बिल्कुल लिमिटिंग अमाउंट ऑफ एयर के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। उसको क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। तो देखो यहाँ पे कैल्सिनेशन है, ट्रीट किया जाता है अब्सेंस ऑफ लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन। यही लाइन मैंने लिखवाई हुई है आपको बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। तो ये कैल्सिनेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वन ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन का गेन करना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैटलिस्ट तो वो होता है ना जो चेंज कर दे रेट ऑफ रिएक्शन को, वो क्या होता है? कैटलिस्ट। नेक्स्ट देखो, वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट बिकॉज, वाटर को बोलते हैं यूनिवर्सल सोलवेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों वाटर इज अवेलेबल एनीवेयर, वाटर सारी जगह अवेलेबल इसलिए बोलते हैं। वाटर कैन डिजोल्व मैनी सब्सटेंस, ठीक है। वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंस, अगर कोई चीज अबंडेंस प्रेजेंट हो और वो अपने अंदर किसी को घुलने ही ना दे तो यूनिवर्सल सोलवेंट कैसे बोलेंगे उसको? अर्थ ऑक्यूपाई 71 एरिया, ये तो वही बात है। तो वाटर है वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सोलवेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी चीज सोलवेंट का नाम आते ही हमारे दिमाग में वाटर आता है, ठीक है, कि वाटर के अंदर घोल दिया, वाटर के अंदर। तो ये क्या है? वाटर क्या है? यूनिवर्सल सोलवेंट, ठीक है। डैश आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक। देखो बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बताया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, अपनी कॉपी में चेक करो। एनिमल टिश्यू के अंदर मैंने ये बताया था कि ब्लड वेसल और एयर सैक ऑफ द लंग्स में कौन सा होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, ठीक है। ये बिल्कुल बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको रीडिंग करनी है, अगर नहीं याद तो, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है, ए बॉडी ऑफ 20 kg इज लाइंग एट रेस्ट। देखो एक बॉडी का मास दे रखा है 20 kg, ठीक है, और ये बोल रखा है कि वो उसको क्या है? रेस्ट के ऊपर, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और मास उसका है 20 kg, ठीक है। ये डाटा हमें गिवन है अभी तक। अंडर द एक्शन एट कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के एक्शन में इट गेन ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। वो उसने क्या की? स्पीड गेन की 7 मीटर पर सेकंड, यानी कि फाइनल स्पीड है 7 है। वर्क डन बाय द फोर्स, अगर तुम्हें ये लाइन मिल जाती है ना, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने करवा रखी है, ठीक है, जहां पर हमारा जो डब्ल्यू है वर्क है वो किसके इक्वल है? डेल काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें तुम्हें गिवन है। देखो यहाँ पर देखो, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स, इसका मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ठीक है। ये तो बात समझते हो गए, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों लगाई है? वर्क डन निकालना है बाय ऑल दी फोर्सेस के लिए, इसलिए यहाँ पे, और सारा डाटा गिवन है हमें, ठीक है। अगर तुम्हें याद भी नहीं आ रहा तो भी डाटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, और वर्क निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी से। मास है 20 kg है, फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0 है, तो यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वैल्यू तो पुट कर ही सकोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर किसी की, ये एक बात यहाँ पे ये याद रखनी, अगर इसकी u ही 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है, तो जो इनिशियल काइनेटिक वेलोसिटी है वो तो क्या आ गई? 0 ही आ गई। या इसकी u 0 है तो यहाँ पे u रखोगे जब, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो 0 ही होगी, तो यहाँ पे वर्क डन किसके इक्वल है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन वी ऐड लाइम वाटर, जब हम लाइम वाटर को ऐड करते हैं, लाइम वाटर का फॉर्मूला दे दिया इसमें, COH की होल ट्वाइस, टू टर्मरिक, हल्दी के अंदर, द येलो कलर चेंज हो जाता है टू किसके अंदर? एक बात बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना कि किसके अंदर, मतलब बेस मिला है, एसिड मिला है, ठीक है। तो हमें एक बात का कंफर्म पता कि जो लाइम वाटर है वो क्या है? बेस है, COH की होल ट्वाइस बेस है, उसको हमने हल्दी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे देखना, इंडिकेटर क्या है हमारा? टर्मरिक, ठीक है। ये तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, यहां से नीचे देखना, टर्मरिक क्या है हमारा? इंडिकेटर, ठीक है। और उसमें क्या डाल दिया हमने? उसके अंदर क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन में हल्दी कैसी हो जाएगी? रेड। बेसिक सोल्यूशन में हल्दी कैसी हो जाएगी? रेड। ये रहा नीचे देखना रेड, ठीक है, इसको हटा रही हूँ एक बार। बेसिक सोल्यूशन में कैसी हो जाएगी हल्दी हमारी? रेड हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? रेड, ठीक है। इंडिकेटर तुम्हें ये याद रखने, ये तुम्हारे लिए ही लिखे जाते हैं ताकि तुम लोग रिवाइज कर सको, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन में हल्दी कैसी हो जाएगी बच्चों? रेड हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, डैश हार्मोन एक्ट्स ऑन द फंक्शनिंग ऑफ किडनी, कौन सा हार्मोन
एक्ट किया जाता है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को टू रिड्यूस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। भाई एक्सेसिव लॉस ना हो पाए इसके लिए रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। वाटर का क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हार्मोन है वो ये आपको सिंपल याद ही रखना, एडीएच। कौन सा हार्मोन है? एडीएच, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा किडनी के बारे में समझो। किडनी की जो ये बात तो मैंने बहुत बार बता चुकी मैं, फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट को नेफ्रॉन बोलते हैं। बहुत सारे नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, किडनी है इसके ये जो नेफ्रॉन है इसके ये पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, ठीक है। रेनल कॉर्पल्स और पीसीटी बोलते हैं इसको, लूप ऑफ हेलल और डीसीटी, ठीक है। अब जो पीसीटी होता है बच्चों, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल, इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? अपनी कॉपी पे यहाँ पे नोट डाउन करो। क्या काम करता है? अब्जॉर्प्शन करता है अमोनिया एसिड का और ग्लूकोज का, और H पॉजिटिव का स्क्रीशन करता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन किसको करता है? ये अमोनिया एसिड का, ग्लूकोज का, और H पॉजिटिव का क्या करता है? स्क्रीशन करता है, ठीक है। ये होता है लूप ऑफ हेलन, ये होता है लूप ऑफ हेनल। इसके अंदर इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, ये यहां से पहला पार्ट है ये, ठीक है, जिसके अंदर वुमल कैप्सूल होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है। आगे क्या होता है अपना? पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेलन, और फिर होता है डीसीटी, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर जो हमारा पीसीटी होता है ये क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है अमीनो एसिड को, ग्लूकोज को, और H पॉजिटिव का क्या करता है? स्क्रीशन करता है। और जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसको बोलते हैं थिन असेंडिंग लिम्ब। ये क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है NaCl को, मिनरल्स को और आयंस को, ठीक है। NaCl को, मिनरल्स को और आयंस को ये क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ब्लड के अंदर बच्चों टॉक्सिक चीज भी होती है, नॉन टॉक्सिक चीज भी होती है। टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होती है जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, आयन है, मिनरल है, अमीनो एसिड है। टॉक्सिक जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, ये होती है। तो ये क्या करता है? जो टॉक्सिक, जो हमारी मिनरल्स वगैरह होते हैं उसको तो वहीं रख देता है ताकि वो वापस ब्लड के अंदर चले जाए, और जो टॉक्सिक चीजें होती है उसको बाहर निकाल देता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है अपनी किडनी। तो यहाँ पर जो हार्मोन बनता है वो याद रखना है, एडीएच जो फंक्शन में काम आता है, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, डैश इज द प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीज देयर लेंथ। जो लेंथ को देखो टिश्यू के अंदर मैंने सारे टिश्यू आपको पढ़ाए हुए थे। लेंथ को कौन सा टिश्यू इंक्रीज करता है बच्चों? एपिकल टिश्यू। लेंथ को कौन सा टिश्यू इंक्रीज करता है? एपिकल टिश्यू, जो बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिकल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल टॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। टिश्यू मैंने आपको करवाया हुआ है ये रीडिंग के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कंपोनेंट ऑफ द बायोगैस। बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है, सभी को पता है बायोगैस, जिसने सुना है, मेन कंपोनेंट होता है इसका मीथेन। बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है बच्चों मीथेन, ठीक है। मीथेन है वो मेन कंपोनेंट। अगर मीथेन के साथ कुछ और पूछ ले हमसे, और कौन सा होता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होती है 30% और मीथेन होता है 70%, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट कौन सा हुआ? मीथेन। बायोगैस के आपको जो यूजेस वगैरह है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, रिन्यूएबल होती है। आजकल सभी लोग मतलब बायोगैस को प्रेफरेंस देने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पे बायोगैस एनिमल डक वगैरह से इनसे मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे। द स्टोन प्रेजेंट इन द गोल ब्लैडर अफेक्ट द डाइजेशन। देखो जो स्टोन प्रेजेंट होता है गोल ब्लैडर के अंदर, वो किसके डाइजेशन को अफेक्ट करता है? अब एक बात बताओ बच्चों, जो गोल ब्लैडर होता है वो क्या करता है? वो बाइल जूस को स्टोर करता है लीवर के अंदर। गोल ब्लैडर का काम क्या होता है? बाइल जूस को स्टोर करता है लीवर के अंदर। और जो लीवर में, यहां से पढ़ो, जो लीवर के अंदर बाइल आर रिलीज, जो बाइल जूस रिलीज होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। ये वाली बात सारी बता चुकी मैं आपको। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका अब्जॉर्प्शन होता है? फैट का। तो फैट के डाइजेशन में मुश्किल हो जाती है जब पथरी होती है, ठीक है। तो किसको इफेक्ट करता है? फैट को। किसको इफेक्ट करता है बच्चों? फैट को। देखो कितना रिलेट किया है ये क्वेश्चन, कितना रिलेट किया गया है। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस स्टोर होता है, और बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका अब्जॉर्प्शन होता है? फैट का। मतलब फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो किसके डाइजेशन को इफेक्ट करेगा? फैट के, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। डिस्टेंस कैन नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर भी इक्वल टू डिस्टेंस, गलत बात है। डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर भी नेगेटिव,
करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। हाँ ये भी गलत है, ऑल ऑफ दी, वो तो वैसे देखो, यहां से देखो जो अपनी डिस्प्लेसमेंट है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। अगर हम किसी चीज को यहां से यहां तक गए हैं तो हमारी डिस्प्लेसमेंट यही है, ठीक है, और हमारी डिस्टेंस भी यही है अगर हम यहां से यहां तक गए हैं। लेकिन अगर हम ये घूम घूम के गए तो अपनी डिस्टेंस होगी ये होगी, ठीक है। तो इक्वल तो हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी इक्वल, ये गलत बात है। इक्वल हो सकती है अगर हम सीधे रास्ते से ही चले गए, अगर हम यहां से यहां गए तो इक्वल है, यहां से यहां तक गए। लेकिन अगर हम घूम घूम कर गए और डिस्प्लेसमेंट हमारी ये है तो डिस्टेंस हमारी ये होगी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ सरफेस इज, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बताना है अर्थ सरफेस पे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एज इट इज याद रखना यूबिस्को, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट होता है अर्थ के ऊपर प्रोटीन, ठीक है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है। अब क्वेश्चन देखो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 अनसैचुरेटेड, ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है H2 मिला दिया हमने और क्या बना दिया CH3, ठीक है। ये एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी। हमें उस कैटलिस्ट का नाम बताना है, तो आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, निकल एंड प्लेटिनम, ठीक है। कैटलिस्ट कौन सा होगा, निकल एंड प्लेटिनम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और काफी टाइम पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो कैटलिस्ट कौन सा होगा, निकल एंड प्लेटिनम। यहाँ पर कैटलिस्ट के बारे में बता हुआ, आज तो कैटलिस्ट के बारे में काफी बातें बता चुकी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा बच्चों, निकल एंड प्लेटिनम। कैटलिस्ट का यूज वही है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दे, ठीक है, रेट को बढ़ा दे, जो कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन के अंदर, वही बातें कैटलिस्ट के बारे में। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न, ऐसे बोला कि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब बर्न करता है तब देखो, ये कंबस्टन एंड फ्लेम से क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को क्या बातें याद रखनी है यहाँ पे, जब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न करता है बच्चों तो येलो सूटी फ्लेम होती है, येलो सूटी फ्लेम, ठीक है। यहीं से आपका कंबस्टन एंड फ्लेम कंप्लीट करवा दूंगी मैं, इनसे ही किसकी फ्लेम कैसी होती है। देखो सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है बच्चों, इफ ब्लैक अनबर्न पार्टिकल सीन, इसके अंदर ब्लैक अनबर्न पार्टिकल दिखते हैं। ब्लैक किसकी वजह से, कार्बन की वजह से अनबर्न पार्टिकल दिखते हैं हमें सूटी फ्लेम में, और वो कैसी होती है, येलो, ठीक है। वो होती है सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जब बर्न करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लेम आती है वो आती है येलो सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम अगर हमसे पूछे क्या होता है, तो एक ब्लैक अनबर्न पार्टिकल सीन, इसके अंदर ब्लैक अनबर्न पार्टिकल सीन होते हैं, दिखते हैं, और येलो फ्लेम होती है। इसके बारे में एक बात। सेकंड बात, अगर हमसे पूछे नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम क्या होती है, इसके अंदर कोई ब्लैक पार्टिकल नहीं दिखता। नॉन सूटी फ्लेम के अंदर क्या होता है, कोई पार्टिकल नहीं दिखता, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है, ठीक है। ये होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसमें होती है ये। लेकिन सैचुरेटेड, जैसे एल्केन है, सैचुरेटेड में एल्केन भी लिख सकता है, कहीं सैचुरेटेड के चक्कर में एल्केन को भूल जाओ, एल्केन है, हेक्सेन है, मतलब जहां एन कोई डबल ग्रुप ना हो, ठीक है, वो होती है हमारे पास नॉन सूटी फ्लेम आती है। और एल्केन है वगैरह में तो वो कैसी होती है बच्चों, ब्लू फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम। तो ये फ्लेम के बारे में 2-3 बातें आपको याद होनी चाहिए। वैसे आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए लिख दिया मैंने यहाँ पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन वगैरह, एल्काइन है, येलो सूटी फ्लेम है, ठीक है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि ए ब्लैक अनबर्न पार्टिकल सीन होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने यही ऑप्शन देखा हुआ है, ए ब्लैक अनबर्न पार्टिकल सीन, ठीक है। इसलिए बार बार ये लाइन को रिपीट कर रही हूँ, कॉमन क्वेश्चन है ये भी कंबस्टन एंड फ्लेम से, ठीक है। अब ये देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होता है ब्लू के साथ, ब्लू फ्लेम आती है उसके अंदर। नॉन सूटी फ्लेम, क्यों नॉन सूटी फ्लेम, एल्कीन आर सैचुरेटेड है, और नॉन सूटी फ्लेम क्या होती है, जहां पर कंप्लीट बर्न हो जाता है कार्बन का कंप्लीट बर्न होता है, यानी कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना। Which of these microorganism play important role of nitrogen fixation? Which of the following these microorganism play an important role of nitrogen fixation? बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, राइबोजियम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है।
पहली बात। दूसरी बात क्या बताई थी, ये दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्या करता है, जो फ्री नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। और बायो फर्टिलाइजर भी होता है राइबोजियम, ये कल वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे एस्टेट में भी आ चुका। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 4 मेजर ग्रुप होते हैं, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है और एल्गी होता है। बच्चों मुझे प्लांट किंगडम पढ़ाने का भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अकेली होगी और क्लासेस बहुत ज्यादा होगी थी। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। 4 टाइप के होते हैं अपने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो राइबोजियम होता है वो क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है। ये वाली बात तो मैंने करवाई हुई है राइबोजियम के बारे में, प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर बताया हुआ है। जो ये सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है। ठीक है, और सिम्बायोटिक रिलेशन रखने के साथ साथ ये क्या करता है, ये दलहन पौधे जो जैसे ये होते हैं अपने दाल वगैरह वाले पौधे, इनकी जड़ों में मिलता है। ठीक है, और फ्री नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया के अंदर। ठीक है, ये एक बायो फर्टिलाइजर भी है, ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, इकोसिस्टम इज कॉन्स्टिट्यूट, देखो इकोसिस्टम के बारे में हमारे टॉपिक में इकोसिस्टम डाला हुआ है। इकोसिस्टम में क्या आता है बच्चों, इकोसिस्टम में क्या डेड वाले आते हैं, बायोटिक आते हैं, एबायोटिक। देखो बच्चों इकोसिस्टम में बहुत बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। इकोसिस्टम में बायोटिक जैसे कार्निवोरस है, हार्बिवोरस है, ये सारे बायोटिक होते हैं। ठीक है, और एबायोटिक भी आते हैं। तो इकोसिस्टम सब कंप्लीट इसके अंदर, इकोसिस्टम के अंदर चीजें आती हैं। A thin sheet of beryllium was bombarded by the particle. It was an famous experiment carried out by, देखो बोला थिन शीट होती है बेरिलियम की और बम्बार्डमेंट करवाएगी पार्टिकल की। ठीक है, ये फेमस एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों, देखो आपको अगर नहीं भी पता तो भी इतना तो पता था, जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करवाई थी। ये तो हम लोग बिल्कुल बचपन से सुनते आ रहे हैं। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई थी गोल्ड फॉइल स्टील के ऊपर। ठीक है, और जे थॉमसन ने तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ये बताया था, जो एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब जैसे तरबूज के अंदर 20 धसे हुए होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। इसके बारे में और कुछ नहीं बताया, ना ही एनर्जी लेवल बताया, ना ही कुछ और बताया। नील बोहर ने अपने पोस्टुलेट दिए थे एक फिक्स एनर्जी लेवल के, तो जेम्स चैडविक है उसने इसके बारे में बताया था। ठीक है, जेम्स चैडविक ने, तो ऑप्शन बनेगा अपना ए, ये इसने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, पोलोनियम लिया था यहाँ पे इसने, और ये इसका एक्सपेरिमेंट था। बस आपको इतना नहीं करना, आपको बस ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर ये तीनों भी आते थे नीचे वाले तो ये आप आराम से बता सकते थे। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेक लाइम टू क्विक लाइम। देखो बच्चों क्विक लाइम हमारे पास क्या होता है, CaO। ठीक है, क्विक लाइम क्या होता है, CaO। यहाँ पे देखो बच्चों जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है वो क्या होता है, CaO, ये होता है क्विक लाइम। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, CaOH होल ट्वाइस, शेक लाइम बनाना है। ठीक है, ये है क्विक लाइम, ये है शेक लाइम। इसमें हमने क्या किया, पानी ऐड करेंगे तभी तो ये बनेगा, पानी ऐड करने से ही ये बनता है। ठीक है, पानी ऐड करने से ही बच्चों क्या बनेगा, क्विक लाइम को शेक लाइम में बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें बताना कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत है इसके बारे में। ठीक है, द प्रोसेस अब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। द शेक लाइम फॉर्म डिजोल्विंग वाटर, बिल्कुल सही है, डिजोल्व करेंगे वाटर को तभी बनेगा। प्रोसेस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल कंबाइन करेगा तभी बनेगा। शेक लाइम फर्दर मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हाँ बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं शेक लाइम में यानी कि CaOH की होल ट्वाइस के अंदर अगर मैं कार्बोनेटेड कर दूं, इसको कार्बोनेटेड कर दूं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जला दूं, तो मेरे पास लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है, मिक्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विद व्हाइट फिनिशिंग होता है बच्चों लाइमस्टोन, CaCO3। ठीक है, CaCO3, तो ये बन जाता है अगर मैं इसको कार्बोनेटेड कर दूं तो। ठीक है, इसका एक ग्राफ होता है, मैं आपको टेलीग्राम पे ग्राफ शेयर कर दूंगी कि हीट करने से लाइमस्टोन है वो क्विक लाइम में बदल जाता है, पानी डालने से क्या होता है क्विक लाइम शेक लाइम में बदल जाता है, और इसको कार्बोनेटेड करने से शेक लाइम लाइमस्टोन के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये एक चार्ट है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। द प्रोसेस अब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता ही, एनर्जी को निकालता है बाहर, मतलब एकदम से हीट निकलेगी इसमें से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करता, एनर्जी को ये निकालता है। अब आप एक बात बताओ, इसके अंदर जब आप वाटर मिलाओगे, जब आप मिलाते पेंट के अंदर जब पानी मिलाते हो एकदम से एनर्जी बाहर नहीं निकलती क्या,
एनर्जी तो बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसको ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। एनर्जी ऑब्जॉर्व नहीं करता, एनर्जी को बाहर निकालता है। सॉरी बच्चों, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है। चलो, मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड इन, मोस्ट जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ होता है? देखो बच्चों, ये आपका उसके अंदर है, एक्जो सिस्टम के अंदर। वो आपको बिल्कुल करने हैं, मतलब जो आपको इकोसिस्टम जो मैंने दे रखा है वो बिल्कुल करना है, ठीक है। इकोसिस्टम की सिर्फ 3 ही क्लासेस है, वो तीनों करनी है आपके। 2-3 नंबर तो इकोसिस्टम से भी बन जाएंगे, अच्छे से करना उनको, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर भी अपना इकोसिस्टम था, अब बायो के अंदर भी डाल रखा है, तो इकोसिस्टम को आप अच्छे से करना। ऐसे बोला कि एयर पोल्यूशन कहाँ होता है? देखो बच्चों, अर्थ होती है ना, ये होती है अर्थ। अर्थ के ऊपर 5 लेयर होती है, अर्थ के ऊपर 5 लेयर होती है, ठीक है। जो पहली लेयर होती है बच्चों, वो होती है ट्रोपोस्फियर। पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर, जहां पर अपनी ओजोन प्रेजेंट होती है। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल पास में। थर्ड लेयर होती है मीजोस्फियर, फिर होती है थर्मोस्फियर, और फिर होती है एक्सोस्फियर, ठीक है। ये मैं आपको इकोसिस्टम में करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब जो ट्रोपोस्फियर होता है बच्चों, ट्रोपोस्फियर वो अर्थ से सिर्फ 13 किलोमीटर ही ऊंचाई पर होता है, अर्थ से बिल्कुल 13 किलोमीटर, ठीक है। उसके अंदर देखो, ये वाली चीज आपको याद रखनी है, इसके फीचर। द लेयर द लेयर द लेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। इसी के अंदर डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, वाटर भी। जैसे अपनी अर्थ है ना, अर्थ के बिल्कुल पास है, इसी के अंदर डस्ट पार्टिकल, एयर, ये सभी इसी के अंदर। क्लाइमेट चेंज होता है वो भी इसी के अंदर होता है, जो पोल्यूशन वगैरह होता है वो भी इसी के अंदर होता है। और इसके अंदर एक बात ये वाली याद रखनी, टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीज, इसके अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है एट द रेट 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये वाली बात मैं सारी बता चुकी, किस लेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, किस लेयर में टेम्परेचर कम होता है, ये मैंने इकोसिस्टम में आपको करवाया है, वहां से करनी है आपको ये क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। देखो, किसकी वजह से जो ताजमहल है बच्चों वो येलो होता है? तो ये जो येलो ताजमहल होता है ना, ये भी उसी के अंदर इकोसिस्टम में ही, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्योंकि ताजमहल है वो किससे मिलकर बना है? मार्बल से। मार्बल है वो एयर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा? सल्फर डाइऑक्साइड। या तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा ऑप्शन के अंदर, या फिर हमें क्या मिलेगा बच्चों? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। या क्या मिलेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है कि जो ताजमहल बिल्कुल व्हाइट था वो अब व्हाइट नहीं रहा, थोड़ा येलो हो चुका, ठीक है। तो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कौन सा प्रोड्यूस करता है? देखो, एक चीज देखना यहाँ पे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। देखो बच्चों, अल्ट्रासाउंड, अब एक चीज यहाँ पे, एक कंसेप्ट समझना साउंड के बारे में, कि जो ह्यूमन बींग होते हैं ना, हम लोग, वो कहां तक की रेंज के सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। हम लोग होते हैं वो कहां तक सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड हो जाए तो वो हम लोग नहीं सुन सकते, वो हम लोग नहीं सुन सकते। अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड हो जाए उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक, ठीक है। वो हम लोग नहीं सुन सकते। वो कौन सुन सकता है बच्चों? डॉल्फिन। वो कौन सुन सकता है? डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन सुन सकता है। या फिर जो चमगादड़ होता है वो 20 लाख हर्ट्ज तक के ऊपर की आवाज को भी सुन सकता है। चमगादड़ 20 लाख हर्ट्ज से ऊपर की आवाज को भी सुन सकता है, बट हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इन ऑर्डर टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ सैंड और साल्ट, मिक्सर ऑफ सैंड एंड साल्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ। देखो बच्चों, ये मैंने करवाया था कि जब एक मिक्सर होता है सैंड का और साल्ट का, इसको हम किस चीज से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेडिमेंटेशन, डिसेंट्रेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे मेथड है आपकी रीडिंग के लिए यहाँ पे रख दिए, वैसे मैं करवा चुकी इस चैप्टर को। विच इज सेपरेट इन मिक्सर ऑफ सैंड एंड साल्ट, 4 सीक्वेंस प्रोसेस, ये चारों से हम इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जस्ट एक रीडिंग लेना, बिल्कुल इजी चीजें हैं, आप लोगों के लिए ही मैंने यहाँ पे डाली है ये, ठीक है। इवेपोरेशन क्या होता है? मतलब गैस, फ्रॉम ए गैस टू लिक्विड टू ए गैस, वेपर हो जाना, लिक्विड से गैस के अंदर बदल जाना, ठीक है, वो होता है इवेपोरेशन। सेडिमेंटेशन, सॉलिड सेपरेट फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड को सेपरेट करना, ठीक है। डिसेंट्रेशन, रिमूवल ए लिक्विड लेयर फ्रॉम द सॉलिड,
डिपॉजिट इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर लिक्विड की लेयर होती है वो ऊपर होती है, सॉलिड वो नीचे बैठ जाता है। अब जैसे सैंड है, सैंड पानी के अंदर नीचे बैठ जाती है, लिक्विड ऊपर रह जाता है, तो अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन है, फिल्टर पेपर से उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने करवाई हुई है, तो आप लोग पढ़ लेना वहां पे। ठीक है, when an object move with supersonic speed, the speed the ratio of the speed of object to the sound, देखो बच्चों हम इसको बोलते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, ये भी साउंड के अंदर ही है, साउंड के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया आप लोगों के लिए। मैक नंबर क्या होता है बच्चों, मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, मैक नंबर। ठीक है, और मैक नंबर क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं, मैक नंबर। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन आपको ये बात याद रखनी, हाइपरसोनिक वेव किसको बोलेंगे, जिसका मैक नंबर 5 से ज्यादा हो, सुपरसोनिक जिसका मैक नंबर 1 से ज्यादा हो, और सब सोनिक किसको बोलेंगे, जिसका मैक नंबर 1 हो। अब जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड सोर्स है वो भी x हो और वेलोसिटी ऑफ साउंड भी x हो, तो क्या आ जाएगा, मैक नंबर 1। ठीक है, मैक नंबर क्या आ जाएगा, 1। ऐसे हम इसको निकालेंगे। अब एक बात साउंड के अंदर आपको एक बात बिल्कुल याद रखनी है, जो मेल होते हैं बच्चों उसकी जो वॉइस होती है वो क्या होती है, मतलब भारी आवाज होती है ना मेल की, तो किसकी वजह से होती है, उसकी जो पिच होती है वो लो होती है, लो पिच होती है। ये अपने नोट्स के अंदर डाल लो। ठीक है, पिच है वो होती है लो, मेल की जो पिच होती है वो लो होती है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, लो होती है। मेल की पिच भी वो लो होती है आवाज की, और फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। फीमेल की जो वॉइस होती है वो पतली होती है, क्यों होती है, क्योंकि उसकी हाई पिच होती है और हाई ही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये बात आप डाल लो अपने नोट्स के अंदर। और जो लाउडनेस होती है साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको आई से डिनोट करें, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिनिमम लाउडनेस होती है 0 डेसिबल और मैक्सिमम लाउडनेस होती है 120 डेसिबल। आपको साउंड सारा ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साउंड के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, साउंड वेव आर ट्रांसफर वेव, क्या साउंड वेव ट्रांसफर वेव है, बिल्कुल नहीं। साउंड वेव ट्रांसफर वेव कहाँ है, साउंड वेव तो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ए तो पहले ही गलत हो गया, इन दोनों के अंदर ए है, गलत है। ऐसे ही अटेम्प्ट करने क्वेश्चन। ऑडिबल साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 20,000 या 20 किलो हर्ट्स भी बोल सकते हैं, 20,000 हर्ट्स एंड अबो। ऑडिबल तो बच्चों 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक होती है बस ह्यूमन बीइंग की। ठीक है, ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं, तो 20 किलो हर्ट्स बिल्कुल गलत है, ये भी 20 हर्ट्स होती है ऑडिबल। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्स तक। साउंड वेव रिक्वायर्ड ए मीडियम प्रोपेगेशन, बिल्कुल सही है, साउंड वेव को रिक्वायर होती है मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। नॉन पीरियोडिक साउंड वेव है आर नॉइस, नॉइस का कारण बनती है। नॉन पीरियोडिक होती है बच्चों जो अनप्लीजेंट साउंड होती है ना, जो जिसको हम पसंद नहीं करते, वो नॉइस का कारण बनती है। सीओडी इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, सीओडी क्या है इसका आंसर है, ये आप पढ़ लेना यहाँ से, यही बातें हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन, वेलोसिटी ऑफ साउंड को बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो मतलब एयर की वो अफेक्ट करती है मॉइस्चर, बिल्कुल सही है, मॉइस्चर को, टेम्परेचर को और कंपोजिशन को। एटमॉस्फेयर प्रेशर को नहीं करती, इसको हम एक फॉर्मूले से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर की, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड को वी से डिनोट कर रखा है, गामा आर टी बाई एम। ठीक है, गामा आर टी बाई एम। अगर हमें डेंसिटी के फॉर्मेशन में दे रखा हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके इक्वल होती है, बी बाय रो। बी होता है बल्क मॉडुलस और रो होता है डेंसिटी। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के, दो फॉर्मूले। सिर्फ आपको इनको जस्ट एक समझना है, ये क्या कहना चाहते हैं। अब एक चीज यहाँ से ये देखो, जो वेलोसिटी है वी, इसको गामा आर और एम होता ना, ये सारी चीज कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के ऊपर। तो अब हमारी जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ एयर के। बिल्कुल सही है, टेम्परेचर ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कंपोजिशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी बच्चों, जो डेंसिटी होती है अपनी, कंपोजिशन ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करती है और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और स्पीड ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर स्पीड है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले आपको थोड़े से याद रखने हैं। रो होती है वो सिर्फ कंपोजिशन, जो रो होती है वो हमें क्या, कंपोजिशन ऑफ एयर के ऊपर डिपेंड करती है और मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए हमारा जो ये वाला पार्ट है मॉइस्चर और कंपोजिशन, इसके ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी ऑफ साउंड। और टेम्परेचर के ऊपर फॉर्मूले से आपको दिखाई दिया, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले साउंड के बारे में, आपका साउंड का चैप्टर मोस्टली कवर हो गया यहाँ से क्वेश्चन से। ठीक है।
द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम डबल ऑफ इट्स वैल्यू इज 20। देखो क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड है, पहले v था, ठीक है, आप पहले ऐसे ही लिखोगे, जब पेपर सोल्व करोगे ना तो ऐसे ही लिखोगे, v था तो 2v हो गया, ठीक है, v से 2v हो गया, और टेम्परेचर है वो 27 डिग्री है, ठीक है, टेम्परेचर है, वैल्यू बिकम इट्स वैल्यू इज 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू ही पुट करनी है। देखो v था, पहले v था तो कितना हो गया, 2v हो गया, या फिर आप ऐसे लिखो v2 कितना हो गया, 2v1 हो गया, v से 2v हो गया, या फिर v2 था 2v हो गया। फॉर्मूला क्या है स्पीड ऑफ साउंड का, गामा RT बाई m, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, v किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। तो यहां से आपको v बाई 2v और फॉर्मूले के अंदर बिल्कुल वैल्यू ही पुट करनी है, बिल्कुल अच्छे से देखो वैल्यू ही पुट करनी है। यहां से देखो बच्चों, यहां से क्या आ गया v बाई 2v, ठीक है, पहले v थी अब कितनी होगी 2v, पहले टेम्परेचर थी कितना था 27, अब हमें नहीं पता कितना है t, ठीक है, तो हमने ये 27 को केल्विन के अंदर कन्वर्ट किया है, 273 केल्विन के अंदर किया है, और क्योंकि हमारा टेम्परेचर है केल्विन के अंदर, बाद में डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां से आप देखो v से v कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे कितना है 300। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखो, पहले v2 से 2v1 हो गई, मतलब v से 2v हो गई, ये बात समझ में आ गई, v से 2v हो गई। अब देखो v बाय 2v, पहले टेम्परेचर था वो कितना था 27, ठीक है, अब है निकालना, हमें नहीं पता कितना है, v से v कैंसिल आउट, 1/2 इज इक्वल टू √27 बाय t, ठीक है। अब इस 27 को हमें केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है, जो हम सोल्व करेंगे केल्विन के अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा जो टी निकला वो निकला 1200, तो इसको अगर हमें केल्विन के अंदर है, डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को माइनस कर देंगे। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टेम्परेचर के, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। ये बच्चे हमारे मिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है, ये आपकी जो PDF है वो शेयर कर दूंगी। अच्छे क्वेश्चन थे, आप मुझे बताना आपके कितने ठीक हुए, या फिर आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।